वेलकम टू कॉन्सेप्ट एकेडमी। बच्चों, आज 22 अप्रैल से हम क्विक रिवीजन सीरीज फिजिक्स क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज से आप सभी का बहुत फायदा होने वाला है। एक्चुअली में यहाँ पे होगा क्या, एक चैप्टर के लिए हमें 1 आवर का टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेट, और 14 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए 14 घंटे 14 आवर्स। दैट मीन्स एक दिन से भी कम के टाइम में आप अपनी कंप्लीट फिजिक्स को रिवाइज कर पाएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद, दैट मीन्स इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आप सभी का कॉन्फिडेंस एक अचीव लेवल पे पहुंच जाएगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं फिर हम क्विक रिवीजन सीरीज फिजिक्स क्लास 12। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस, चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस। बच्चों, बहुत छोटा सा चैप्टर था ये ऑलरेडी, और उसमें से भी इस साल कोरोना की वजह से कुछ टॉपिक्स इन्होंने हटा दिए। तो न्यूक्लियस जो चैप्टर है, क्या आपको पता है ये मॉडर्न फिजिक्स में आता है? मॉडर्न फिजिक्स। तो बच्चों, कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं फिर न्यूक्लियस को देखते हैं। एक्चुअली में मॉडर्न जो फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स, इन सब की स्टार्टिंग हुई थी वो थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेट जो हुआ वो हुआ 1897 के आसपास, 1897 के आसपास। उसके बाद की जो भी कंप्लीट फिजिक्स है वो सब की सब मॉडर्न फिजिक्स में लाई करती है, मॉडर्न फिजिक्स में लाई कर रही है वो। हालांकि आप लोग इस ईयर को देख के बोल सकते हो कि इतनी भी मॉडर्न नहीं है ये, बट बोलते इसको मॉडर्न फिजिक्स है। तो बच्चों, ये मॉडर्न फिजिक्स में हमारे कुछ पोर्शंस आते हैं। पहला पोर्शन है हमारा ये न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस बोल लो, देन एटम, और देन ड्यूअल नेचर। तो ये जो चैप्टर नंबर 13, 12 और 11, ये तीनों की तीनों कैटेगरी हमारी मॉडर्न फिजिक्स में आती है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसमें चैप्टर को ही स्टार्ट कर लेते हैं। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होता क्या है? सबसे पहला पॉइंट, सभी को पता है न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों? अगर न्यूक्लियस की बात की जाए कि न्यूक्लियस क्या होता है, तो हमें पता है कि ये अ सेंट्रल कोर, कि ये सेंट्रल कोर होगी। कहाँ एग्जिस्ट करती है? एग्जिस्ट इन एवरी एटम, एग्जिस्ट इन एवरी एटम, contains entire positive charge, contains entire positive charge, and more than 99% of the atom, and more than 99% of the 99% mass of the atom, तो बच्चों यहाँ से क्लियर हो गया हमें कि न्यूक्लियस क्या होगा। बच्चों, अगर मैं डायरेक्ट चैप्टर को स्टार्ट करता तो ये बेसिक पॉइंट अगर डेफिनेशन में आ जाए 1 नंबर 2 नंबर में, या कुछ भी इस तरीके से आ जाएगी, हमें डिफाइन करना पड़ जाए, तो हमें पता तो है कि क्या होता है न्यूक्लियस, पर हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो अब हमें क्लियर है कि एक सेंट्रल कोर होगी जो एग्जिस्ट करेगी, कहाँ पे? एवरी एटम में, और वो कंटेन करता है, सेंट्रल कोर वो कंटेन करता है एंटायर पॉजिटिव चार्ज को। आपको पता है एटम के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 टाइप के चार्ज होंगे, एक न्यूट्रल भी होता है उसके अंदर कुछ पार्ट, बट जो हमारा सेंट्रल पार्ट होगा वो क्या रखेगा? ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव हिस्सा रखेगा वो। तो पॉजिटिव चार्ज का एंटायर करता है, एंटायर पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, और 99% ऑफ द एटम का मास है उसको भी वही रखता है न्यूक्लियस। क्लियर बच्चों?
न्यूक्लियस क्या करता है, 99% जो एटम का मास होगा उसको वो कंटेन करता है। क्लियर बच्चों? ठीक। साइज भी चेक कर लेते हैं कि न्यूक्लियस का साइज कितना है। बच्चों अगर ये एटम है हमारा और इस एटम के अंदर, एक सेकेंड बच्चों, इस एटम के अंदर ये वाला हिस्सा हमारा न्यूक्लियस है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर से लेके यहाँ तक, दैट मीन्स रेडियस किसकी, एटम की। रेडियस है जो एटम की वो होगी 10 टू द पावर, जो एटम की होगी वो होगी 10 टू द पावर -10 मीटर, और जो रेडियस होगी न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस की होगी वो होगी 10 टू पावर -15 मीटर। फेम्टो भी बोलते हैं, फेम्टोमीटर। 10 टू द पावर माइनस को 15 को फेम्टो बोला जाता है, तो फेम्टोमीटर। क्लियर? दैट मीन्स अप्रोक्सीमेट 1 लाख टाइम उससे छोटा होता है न्यूक्लियस। 1 लाख टाइम उससे छोटा होगा, जबकि 99% मास को कंटेन करता है। क्लियर बच्चों? तो ये बेसिक, थोड़ा सा बेसिक था न्यूक्लियस को लेके। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, XZA। ये XZ क्या, XZA इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन। इसको बोलते हैं बच्चों स्टैंडर्ड नोटेशन। जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, यहाँ पे Z क्या होगा हमारा बच्चों, Z होगा हमारा एटॉमिक नंबर। Z क्या होगा बच्चों, एटॉमिक नंबर। अच्छा, अब आप लोगों को कुछ पॉइंट्स पता लगने वाले हैं। आई डोंट नो आप लोगों ने सही से पढ़ा या नहीं पढ़ा, बट आप लोग उसको अब जरूर देख लेना। थोड़ा सी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों को, प्लीज़ उसको सही कर लेना। और कुछ गलत बुकों से पढ़ा हुआ है तो इनको इग्नोर करना। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये स्टैंडर्ड बुक्स है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। एटॉमिक नंबर में पता होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। क्लियर बच्चों? इस स्टैंडर्ड नोटेशन में XZA में, सिर्फ इसमें यहाँ पे Z इक्वल टू क्या है, एटॉमिक नंबर, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। नाउ यहाँ पे A क्या है बच्चों, A है मास नंबर। A क्या है, मास नंबर। क्लियर बच्चों? A क्या है, मास नंबर। मास नंबर की वैल्यू कितनी होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और बच्चों A माइनस जेड क्या होगा, A माइनस जेड। अगर आप A माइनस जेड करोगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, तो प्रोटॉन से तो प्रोटॉन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आई नो आप लोगों को पता है, बट अभी थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे मेन चीज यहाँ पे गड़बड़ होती है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस का आंसर सोचना, आप लोग वीडियो को पॉज कर करके देखना है यहाँ पे, तो आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है और आप लोगों को समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्या है। पहली चीज, ए क्या है, मास नंबर। क्या मास नंबर बच्चों फ्रैक्शन में हो सकता है? क्या मास नंबर ये फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? कंफ्यूज, क्लोरीन 35.5, अगेन कंफ्यूज, क्या है कॉपर कितना है, 63.5 और क्लोरीन कितना है 35.5। क्या कंफ्यूज हो रहे हो कि हाँ फ्रैक्शन में तो हो सकता है इनके अकॉर्डिंग। भाई कॉपर को हम लोग 63.5 लेते हैं और क्लोरीन के लिए हम लोग 35.5 लेते हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को कि मास नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है क्या बच्चों? सोचो, नहीं हो सकता। बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है हमेशा बच्चों को। मास नंबर अगेन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। आई रिपीट, मास नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अच्छा, अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि क्या बोल दिया सर आपने, मास नंबर तो होता है फ्रैक्शन में। नहीं बच्चों, वो मास नंबर फ्रैक्शन में नहीं होता। आप लोग जिसको सोच रहे हो वो होता है एवरेज
एटॉमिक वेट वो फ्रैक्शन में होता है, एवरेज एटॉमिक वेट वो फ्रैक्शन में होता है। क्लियर बच्चों? वो जनरली वो आइसोटॉप का वेट, आइसोटॉप के लिए होता है, वो आइसोटॉप्स के लिए कि इसके दो अलग अलग हैं और उनको हम लोगों ने ऐड करके निकाल लिया। एक्चुअली में एटॉमिक वेट और मास नंबर बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, और हम लोग सही से ना पढ़ने की वजह से हम लोगों को लगता है मास नंबर एंड एटॉमिक वेट आर द सेम थिंग। क्या केमिस्ट्री में ध्यान नहीं दिया कभी? चलो कोई नहीं, अब तो क्लियर हुआ बच्चों कि एटॉमिक वेट इज डिफरेंट फ्रॉम मास नंबर। एटॉमिक वेट इज डिफरेंट फ्रॉम मास नंबर। क्या है ये? दोनों के दोनों डिफरेंट है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि दोनों के दोनों डिफरेंट है। आगे देखते हैं बच्चों। तो बच्चों आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा कि आप लोगों ने 17Cl35 देखा होगा या फिर 17Cl37 देखा होगा, है ना? और ये यही तो है, ये 35 या 37, पर आप लोगों ने कभी भी 17Cl35.5 देखा ही नहीं होगा, है ना? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ऐसे हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। असल में ना बच्चों इसका रीजन भी है। मास नंबर का मतलब क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं ना। अगर आप लोगों को ध्यान हो, डेट मीन्स इसको और डिवाइड नहीं कर सकते, और डिवाइड नहीं कर सकते डेट मीन्स ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। डेट्स वाई मास नंबर बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है एटॉमिक वेट से, डिफरेंस है इनमें। क्लियर बच्चों? केमिस्ट्री में आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया था, शॉर्ट नोट्स है, बस मैंने थोड़ा सा मन किया कि आप लोगों को ये रिपीट करा दूं। पता है तो रिवाइज हो गया, नहीं पता तो ये पता चल गया। बाकी डिटेल्ड वीडियो में इनको बहुत अच्छे से दिखाया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट ZXA प्लस। बच्चों भी स्टैंडर्ड नोटेशन ZX से देखा था, या XZA बोलते हैं इसको, पर इस केस में क्या हो गया? एक प्लस साइन आ गया ना ये, तो इसका क्या मतलब है कि वही सेम रिप्रेजेंटेशन है, बस यहां से क्या कर दिया? रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन। क्या कर दिया? रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। क्लियर बच्चों? चलो आगे देखते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है बच्चों? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। जो अप्रोक्सीमेट होता है लगभग आसपास, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है मास ऑफ प्रोटॉन के, मास ऑफ प्रोटॉन के। डेट मीन्स आप लोग यहाँ पे एक नोट लिख सकते हो कि Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन स्लाइटली ग्रेटर, थोड़ा सा मास ऑफ प्रोटॉन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। तो इसमें आगे देखते हैं। ये था मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बहुत कम कितना? 10⁻27 है, ये 10⁻31 है। डेट मीन्स 10,000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स उससे कम है, ऑलमोस्ट बहुत कम हो गया। तो बच्चों यहां तक सारी चीजें क्लियर है। चलो अब इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। कार्बन है, कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं। एक्चुअली में स्टैंडर्ड डेफिनेशन कार्बन को लेके बनाई गई है, फाइनल जो है थी। बाकी और भी आप लोग एग्जांपल ले सकते हो। तो कार्बन में कितने न्यूट्रॉन होंगे बच्चों? 6। कार्बन में कितने प्रोटॉन है? 6।
कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। डेट मीन्स अगर मैं मास ऑफ एटम बोलूं कार्बन का, तो आप लोग क्या कहोगे? 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो कहोगे। पर बच्चों हमें जो मास का फॉर्मूला पता था, मास नंबर, क्या पता था? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही तो फॉर्मूला पता था। मास मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन से और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, यही तो पता था। पर यहाँ पे तो बच्चों गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है? Mn भी है, Mp भी है, पर Me भी आ गया और इसमें तो Me है ही नहीं था। डेट मीन्स क्या प्रॉब्लम क्या है? Me को कैसे मैं इग्नोर कर सकता हूँ? Me कहाँ गया? तो बच्चों इसका प्रूफ देखते क्या हुआ। मास ऑफ एटम का जो ये फॉर्मूला था, यहाँ पे मास ऑफ ये Mn और Mp की कंपेरिजन में Me की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है। अभी देखिए हम लोगों ने 10,000 टाइम, अभी देखा, देखो ऊपर लिखा हुआ भी है, कितना छोटा है वो? 10,000 टाइम स्मॉल है। डेट्स वाई इसको क्या कर दिया हमने यहाँ पे? नेग्लेक्ट। और जब मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, डेट मीन्स ये वाला फॉर्मूला हमारा लीगल हो गया। तो यहाँ पे 6 इंटू Mn प्लस 6 इंटू Mp, और ये Mn Mp ऑलमोस्ट इक्वल थे, डेट मीन्स 12 टाइम ऑफ Mp। और 12 टाइम ऑफ Mp का मतलब 12 टाइम ऑफ 1.67 इंटू 10⁻27 kg। क्लियर बच्चों? अच्छा बच्चों, अगर मैं इस, आप लोग अपने अपने रूम में बैठ के भी स्टडी कर रहे होंगे और मैं कहूँ कि एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे समझ में आए। अच्छा, मेरी यही हैबिट है कि भले ही मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ पर मैं एग्जांपल आप लोगों से रिलेटेड ही लेता हूँ ताकि और अच्छे समझ में आए। तो मैं आप लोगों को कहूँ कि जो आप लोगों का ये रूम है जिसमें आप लोग बैठ के पढ़ रहे हो या हॉल में बैठ के पढ़ रहे हो घर में, मैं कहूँ ये कितने किलोमीटर का है? ये कितने किलोमीटर? क्या हंसी आ गई कि सर कैसी बात कर रहे हो, किलोमीटर नेवर पॉसिबल है ना। तो क्या कहूँ मैं इसको प्रॉपर, आप लोग कहोगे सर फुट में पूछो कि कितने स्क्वायर फुट का है। 1500 स्क्वायर फुट का घर है हमारा एरिया, या 1200 स्क्वायर फुट का है, या फिर अगर आप रॉयल फैमिली से आते हो बहुत बड़ा घर है 2-2,500 स्क्वायर फुट का है। ये तो पॉसिबल है, किलोमीटर तो बिल्कुल गलत है। सेम ऐसे ही मैं कहूँ भाई कि मेरी जो शरीर की हाइट है, बॉडी की मेरी हाइट है, वो कितने किलोमीटर की है? नेवर पॉसिबल। फिर से ऐसी आ जाएगी आप लोगों की, सर क्या बात कर रहे हो, फुटों में बात करो, 6 फुट 5 फुट 4 इंच 5 फुट 6 इंच। ये डैट मीन बच्चों हम लोग यूनिट को चेक करते हैं कि प्रॉपर कौन सी सही बैठ रही है। तो क्या मास के लिए नहीं चेक करेंगे? 10⁻27 kg, ये गड़बड़ नहीं लग रही आप लोगों को? ये वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, सॉरी बहुत छोटी वैल्यू हो गई। तो इसके लिए क्या यूज करूं मैं? किलोग्राम की जगह ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम। नहीं समझ में आ रहा ना? ये भी, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। 10⁻6 10⁻3 मिली के लिए नहीं समझ में आ रहा है ना, गड़बड़ हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन चलो मैं बता देता हूं बच्चों। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नई टर्म यूज की गई। जो नई टर्म यूज की गई वो है AMU। क्या यूज किया गया? AMU। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, अब पढ़ा पढ़ा लग रहा है क्लास 11 में, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये बच्चों ये यूनिट इसलिए लेके आए क्योंकि वो मास बहुत छोटा था और 10⁻27 कब तक लिखते रहोगे। तो 1 AMU को किस तरीके से डिफाइन किया गया? क्या डिफाइन किया गया? मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम डिवाइडेड बाय 12। ऐसे तो डिफाइन किया गया मास ऑफ C612 अपॉन 12। इस तरीके से 1 AMU को देखा गया। और मास ऑफ C612 अभी देखा था हम लोगों ने, कितना था? 12 टाइम्स ऑफ MP अपॉन 12 तो था ही डेफिनेशन में। तो 12 से 12 कैंसिल आउट, दैट मीन्स 1 AMU की वैल्यू आई मास ऑफ
प्रोटॉन के इक्वल, और मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेट 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो बच्चों हमें क्लियर हो गया कि जो 1.67 वेट है इंटू 10⁻27 kg वेट है, वो किसके इक्वल होगा बच्चों? वो इक्वल होगा हमारा 1 AMU के। तो अब मुझे एक चीज समझ में आ गई, अगर मैं बात करूं कि मास ऑफ कार्बन एटम की, किसकी बात करूं बच्चों में? मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम। तो बच्चों कितना होगा? 12 AMU। मैं कहूं मास ऑफ लिथियम एटम, लिथियम एटम, तो कितना होगा बच्चों? 7 AMU। अगेन मैं मास ऑफ नाइट्रोजन एटम की बात करूं, कितना होगा बच्चों? 14 AMU। क्लियर? स्मार्ट हो गए यार आप लोग। अब क्लियर है आप लोगों को कि AMU कहां से आया। ऐसे तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में सब कुछ पढ़ा, क्या ईमानदारी से पढ़ा या नहीं पढ़ा? तो ये ZXA अगर एटम है तो मैं इसका मास ऑफ 1 एटम की बात करता हूं ZXA के लिए, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर AMU, AMU। जैसे 20 कैल्शियम 40, कितना मास होगा इसका? 40 AMU। 7 N 14, कितना मास था इसका भी देखा था हम लोगों ने? 14 AMU। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड, आप लोगों से आ गया सब कुछ। तो मास ऑफ 1 एटम कितना होगा बच्चों ZXA के लिए या XZA के लिए? AMU। अच्छा, इसमें अब फिर से थोड़ा सा केमिस्ट्री में चलते हैं। आप लोगों को पता है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग किसकी बात करते हैं कि सर केमिस्ट्री की बात की तो मोल पे आ जाओ ना। तो केमिस्ट्री में हम लोग किसकी बात करते हैं? मोल कॉन्सेप्ट की, मोल की। तो मोल का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ एटम। क्या बताता है मोल? नंबर ऑफ एटम्स, या फिर नंबर ऑफ आयंस, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स मोल चाहे कुछ भी बता दे, बताएगा नंबर ही। तो ये कभी भी वेट नहीं बता सकता, नेवर वेट। कभी भी ऐसा मत सोचना जैसे मास नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, ऐसे ही मोल कभी वेट नहीं बताता। बच्चों इनको इंप्रूव करो यार, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को गड़बड़ मत करो। तो हमें मास ऑफ 1 एटम समझ में आ गए ZXA के लिए AMU। अच्छा, 1 मोल एटम का मास चेक करते हैं। 1 मोल मास, 1 मोल एटम का मास चेक करते हैं। तो 1 मोल एटम है, डेट मीन्स उसमें मास चेक करना है। तो कितना मास होना चाहिए? A इंटू AMU। AMU का मतलब 1 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27। ये तो एक एटम का था, पर यहाँ पे कितने एटम है? 1 मोल। तो अवोगाड्रो नंबर लेके आ जाऊं बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻23 kg। इतना वेट हो जाएगा, ये अवोगाड्रो नंबर था। क्लियर हुआ बच्चों? डेट मीन्स अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूं 1.67 और 6.022 की, इसकी कैलकुलेशन करता हूं मैं इसकी, तो अप्रोक्सीमेट 10 आएगी वैल्यू इंटू ए 10⁻27 और 10⁻23 को सोल्व करता हूं 10⁻4। 10 इंटू 10⁻3 4 को सोल्व करूंगा 10⁻3 आ जाएगा, और 10⁻3 से किलो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A ग्राम। बच्चों यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया है। अब क्या निकल के आया है यहाँ पे कॉन्सेप्ट में, आप लोग फिर से देखो इसको, कि जब भी मैं ZXA की बात करता हूँ और मैं बोलता हूँ AMU और मैं बोलता हूँ A ग्राम, तो जब AMU की बात होगी बच्चों, AMU की, डेट मीन्स ये होगा मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम। बट अगर मैं A ग्राम की बात करूंगा तो ये किसका मास होगा? मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल।
क्लियर हुआ बच्चों? तो ये थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर किसी एग्जाम के अंदर AMU लिखा होता है, 20 AMU, 20 40 AMU और कभी कभी 20 ग्राम 40 ग्राम। तो बच्चों हमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर बात की जाए AMU की तो एक एटम की बात होगी, बात की जाए ग्राम की तो मोल की बात होगी। क्या अब भी कोई कंफ्यूजन है? आई होप कि यहाँ पे ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आप लोगों के छोटे छोटे। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के लिए। क्या ये क्लियर है ना? AZ XA AMU ग्राम छोटे छोटे पॉइंट क्लियर है ना? वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होता है बच्चों? वो जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो बट क्या हो, डिफरेंट एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों इसके लिए। एग्जाम्पल क्या होगा? C612 C614। बच्चों किसका एग्जाम्पल है? आइसोटॉप का। सेम एटॉमिक नंबर है 6 बट एटॉमिक मास क्या है? अलग अलग। नाउ यहां पे देखते हैं आइसोटॉप के बाद आइसोबार। आइसोबार्स, तो आइसोबार के ध्यान आ गया होगा आप लोगों को फिर से। यहां पे क्या होगा? सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो इसका क्या एग्जांपल होगा बच्चों? आइसोबार का C614 7 and 14। क्या बच्चों आप लोग देख रहे हो कि एटॉमिक मास 14 और 14 बट एटॉमिक नंबर 6 and 7। दीज आर द एग्जांपल फॉर आइसोबार। नेक्स्ट और लास्ट क्या है इसमें? आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं बच्चों? इसमें आइसोटोन कौन होते हैं? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जिसमें। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मतलब क्या है? 6C14 एंड 8 ऑक्सीजन 16। दोनों के अंदर आप लोग निकाल के देख लो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 ही आने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 ही आने हैं। तो बच्चों क्लियर है ना? चलो ये तो क्लियर हो गया, थैंक गॉड। नेक्स्ट जो इसके अंदर टॉपिक है वो है साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस। बच्चों साइज ऑफ न्यूक्लियस, एक्चुअली में साइज ऑफ न्यूक्लियस ना डायरेक्ट कभी बताया नहीं गया। यहाँ पे क्या हुआ? वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए थे इसको बताने के लिए। वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुए। उन एक्सपेरिमेंट में से जो मेन एक्सपेरिमेंट थे उसमें इन्वॉल्व किया गया था इन्वॉल्विंग स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स, इन्वॉल्विंग स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स, इन्वॉल्विंग स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल। तो जब वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए जिनमें हम लोगों ने स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल को इन्वॉल्व किया, देन हमें यहां से कंक्लूजन मिला कुछ। वो कंक्लूजन क्या था कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, is directly proportional to the number of nucleons, number of nucleons। nucleons का मतलब बच्चों मास नंबर से है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो बच्चों वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई r3, प्रोपोर्शनल टू होगा ए के। यहाँ पे ए क्या है? मास नंबर, ए क्या है? मास नंबर, और आर क्या है? रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो मैं अगर r³ को कैलकुलेशन करूं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में 4/3 इन्वॉल्व हो जाए तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, अगेन कांस्टेंट ही आना है। तो r³ प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब पहले कुछ और कांस्टेंट होगा K1
और ना कुछ और कांस्टेंट आ जाएगा K2। क्लियर बच्चों, मैथ्स तो आती है आप लोगों को। तो R प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 1/3, भाई वहां से पावर 3 थी, उधर जाके 1/3 हो गई। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आती है, वो है यहाँ पे R0। तो R इज इक्वल टू R0 A टू द पावर 1/3। ये किसके लिए है फॉर्मूला बच्चों? साइज ऑफ न्यूक्लियस के लिए। कहाँ यूज होगा ये? व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट साइज ऑफ न्यूक्लियस। सर ये R0 क्या है ये तो बता दो इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले। बच्चों ये होता है न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर यूनिट साइज। इसकी वैल्यू होती है, न्यूक्लियर यूनिट साइज की वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। एक्चुअल में ये रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज होती है, रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज। क्लियर बच्चों? तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है, 1 नंबर का भी ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व कर सकता है ये, और न्यूमेरिकल भी इन्वॉल्व कर सकता है, बहुत छोटा सा। तो R इज इक्वल टू R0 A टू द पावर 1/3। न्यूक्लियर साइज हमारा बच्चों ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर डेंसिटी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बच्चों? न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी, इसी को भी देख लेते हैं क्या सीन है इसका। सिंपल से टॉपिक आप लोग देख भी रहे होंगे कि सारी चीजें सिंपल ही रह गई। तो बच्चों डेंसिटी वैसे भी हमें पता होती है, न्यूक्लियर डेंसिटी नहीं, डेंसिटी देखते हैं पहले। डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी को, मास अपॉन वॉल्यूम। बचपन से कुछ याद हो या ना हो ये याद रहता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करते हैं बच्चों, तो ये क्या होगा? रेशो ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस, रेशो ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स वॉल्यूम, ये होता है बच्चों न्यूक्लियर डेंसिटी। रेशो ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स वॉल्यूम। बच्चों इसको देखते हैं, अगर m एवरेज मास है, m क्या है? एवरेज मास है किसका? ऑफ न्यूक्लियॉन्स का एवरेज मास है, और a है हमारा मास नंबर। a क्या है हमारा? मास नंबर। तो टोटल मास यहाँ पे क्या हो जाएगा? देन मास ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा m इंटू a। m में अगर r में न्यूक्लियर रेडियस ले लो, न्यूक्लियर रेडियस कंसिडर करूं, देन वॉल्यूम क्या होगी बच्चों? 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा था r का, 4/3 पाई। r का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों? R0 A टू द पावर 1/3 होल क्यूब, ये लगाई दिया हमने। तो बच्चे जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो a टू द पावर जो 1/3 है वो तो a ही बन जाएगा, और ये R0 क्यूब हो जाएगा। तो बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूले में रख देते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूले में रख दो वैल्यू, ये हो जाएगा ma अपॉन 4/3 पाई R0 क्यूब a। क्या यहाँ पे a से a कैंसिल आउट, तो रो इज इक्वल टू m अपॉन 4/3 पाई R0 क्यूब। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल बन सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। यहाँ से कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। पहला पॉइंट, कुछ पॉइंट निकल के आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला क्या है? आप लोगों को पता भी लग रहा होगा कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज अ कांस्टेंट। यहां से समझ में आ गया कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज अ कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट तो है ही है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ
किससे? मास नंबर बच्चों। अभी तो एक कैंसिल आउट हुआ, अभी ध्यान दिया। डेट मीन किसी का मास नंबर ज़्यादा है, किसी का मास नंबर कम है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा डेंसिटी को, उससे इंडिपेंडेंट है। दूसरा पॉइंट कि जो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वो होगी 2.3 इंटू 10⁻17। आप लोग सोल्व करके देख लेना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है और ये वैल्यू कांस्टेंट भी है, तो क्या समझ में आ रहा है? लगाया दिमाग या नहीं लग रहा दिमाग? अगर दिमाग लगा तो आप लोगों को समझ में आ गया कोई न्यूमेरिकल आ रहा है और डेंसिटी पूछ रहा है वो सोल्व करने के लिए, तो आप लोगों को डायरेक्टली तो आंसर पता लग गया। 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये तो आंसर हो गया डायरेक्टली। आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो सोल्व करने के बाद। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप लोग डायरेक्टली इस पर टिक लगाओगे। क्लियर बच्चों? अच्छा, यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि 1 मीटर क्यूब में इतना सारा मास, कितना 10⁻17 kg में, मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये 10⁻17 मिलियंस बिलियंस में कैलकुलेट। तो 2.3 इंटू 10⁻17 kg तो मुझे समझ में आ रहा है। दैट मीन्स डेंसिटी इज वेरी लार्ज, डेंसिटी इज वेरी लार्ज, very large as compared to ordinary matter, as compared to an ordinary matter, उसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। ये क्लियर हुआ बच्चों? आगे देखते हैं। मास एनर्जी जो नेक्स्ट है इसमें वो है मास एनर्जी। मास एनर्जी बच्चों, मास एनर्जी, असल में मास एनर्जी जो कॉन्सेप्ट है वो एक तो सिलेबस से थोड़ा सा बाइंडिंग एनर्जी को हटा दिया, उस वजह से ज़्यादा नहीं देख पाएंगे, पर कुल मिला के यहाँ से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। E=mc²। आइंस्टाइन की इक्वेशन, सर इसको कहाँ बोल सकते हैं हम लोग, यही तो सोच रहे हो, आइंस्टाइन इक्वेशन। तो आइंस्टाइन इक्वेशन में E क्या है हमारा? एनर्जी। M क्या है हमारा? मास। और C क्या है हमारी? स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट। कहाँ पे? वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ से समझ में क्या आ रहा है इस इक्वेशन से, अगर एग्जाम में आके डिफाइन करने को? कुल मिला के एक चीज समझ में आ रही है कि आइंस्टाइन ने शो किया, क्या शो किया? मास इज अनदर फॉर्म ऑफ, अलग फॉर्म है किसकी? एनर्जी की। मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। बच्चों अगर मैं आप लोगों को ये सब बताना शुरू करूँ, इस आइंस्टाइन की मास एनर्जी को सब एक्सप्लेन करना शुरू करूँ, तो कंटिन्यूसली मैं 20-22 घंटे तो आप लोगों को समझा सकता हूँ। इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें, मतलब अपने आप में आप सोच सकते हो कि क्या क्या होगा। तो मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये आइंस्टाइन ने बताया। दैट मीन्स वन कैन कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट कर सकते हो? मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में, =mc²। यही मास एनर्जी रिलेशन था बच्चों। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, इसको भी कंप्लीट करते हैं फटाफट से। न्यूक्लियर एनर्जी, एक्चुअली में न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है? पहली चीज़ तो हमें समझ में आनी चाहिए कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। हर किसी से पूछ लो क्या है, उसके साथ फिजन है, फ्यूजन है। अबे होती क्या है पहले ये तो देख ले, है ना। फिजन फ्यूजन तो उसके टाइप हो गए कि फिजन टाइप की, फ्यूजन टाइप की। फिलहाल क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होगी इसको देखते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी बच्चों क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी एक एनर्जी है, इट इज द एनर्जी released during the transformation it is the energy released during the transformation of nucleus। जब न्यूक्लियस का ट्रांसफॉर्मेशन होगा उस टाइम पे जो रिलीज होगी,
energy with less total binding energy, BINDING, binding energy with less total binding energy to nucleus with greater binding energy, बच्चों एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी को लेकर कंफ्यूज मत होना। बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअल में जो मास डिफेक्ट के अंदर एनर्जी होती है वो उस एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। डिटेल्ड वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। फिलहाल हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी देखते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी में मैंने बोला कि ये वो एनर्जी है जो रिलीज होती है ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, न्यूक्लियस चेंज हो रहा हो, लेस टोटल बाइंडिंग एनर्जी से ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूक्लियस में, तब एनर्जी जो रिलीज होगी उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। बच्चों अगेन शॉर्ट नोट्स है तो डिटेल में हम लोग सारी चीजें नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी को ऑब्टेन करने के दो मेथड है। पहला क्या है? न्यूक्लियर फिजन। पहला क्या है? न्यूक्लियर फिजन। और दूसरा क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। पहला मेथड क्या है? न्यूक्लियर फिजन। दूसरा मेथड क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। दोनों मेथड को देखते हैं वन बाय वन करके और देन चैप्टर कंप्लीट बच्चों आप लोगों का। न्यूक्लियर फिजन। तो बच्चों न्यूक्लियर फिजन क्या है? ये एक फिनोमिना है। इट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग of a heavy nucleus, into two or more lighter nucleus, by bombardment of neutrons क्लियर बच्चों? अच्छा, ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स होंगे। अच्छा, मैं एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि न्यूक्लियर फिजन है क्या बच्चों। न्यूक्लियर फिजन ये एक फिनोमिना है जिसमें स्प्लिट होता है एक हैवी न्यूक्लियस। किसमें? टू और मोर लाइटर न्यूक्लियस में। मतलब एक बड़ा ये कुछ इस तरीके से है कि एक बड़ा एटम है ये, और रिएक्शन होने के बाद दो डॉटर न्यूक्लियस में ये कन्वर्ट हो गया, दो डॉटर पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये फिर से अलग अलग में कन्वर्ट हो गए, ये फिर से अलग अलग कन्वर्ट हो गए, इस तरीके से ये फिर से कन्वर्ट हो गए। तो ये रिएक्शन बच्चों चलती रहती है इस तरीके से। इसका एक प्रॉपर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को जो आप एग्जाम में लिख पाओ। एग्जांपल मतलब रिएक्शन की फॉर्म में। आप लोगों को पता है सबसे बेस्ट सोर्स यूरेनियम होता है, तो 92 यूरेनियम 235 प्लस किसकी हेल्प से होता है? न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट की हेल्प से। तो 0N1 गिव्स बच्चों दो ये अलग अलग आप लोगों को एलिमेंट देगा। 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस तीन अलग अलग न्यूट्रॉन 0N1 प्लस Q। ये Q क्या है बच्चों? ये Q ही तो है जिसकी वजह से सारी चीजें डिस्कस हो रही है। Q क्या है? एनर्जी रिलीज। कितनी एनर्जी रिलीज हुई? इसकी इस रिएक्शन में जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो होगी 200.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फिजन। इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है पर फिजन इस रिएक्शन के अंदर। और बच्चों ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती रहेगी और एनर्जी रिलीज होती रहेगी। नेक्स्ट बच्चों इसमें है न्यूक्लियर फ्यूजन। उसे भी देख लेते हैं और कंप्लीट करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन
न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन बच्चों बिल्कुल अलग है उससे। इसमें ये इट इज द फिनोमिना, वो भी फिनोमिना था पर वो कैसा था, टूटने का, और ये इट इज द फिनोमिना ऑफ फ्यूजिंग। फ्यूजिंग मतलब जुड़ना। फ्यूजिंग ऑफ टू और मोर लाइटर न्यूक्लियस, टू और मोर लाइटर न्यूक्लियस फॉर्मिंग अ, बच्चे जब दो छोटी छोटी चीजें जुड़ेंगी तो एक हैवी कुछ ना कुछ मिलेगा ही, हैवी न्यूक्लियस। इट इज द फिनोमिना ऑफ फ्यूजिंग ऑफ टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई फॉर्मिंग अ हैवी न्यूक्लियस। इसका एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। 1H1 प्लस 1H1 gives 1H2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन 0 प्लस V प्लस हमारा जो सबसे मेन चीज है एनर्जी। बच्चों ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। ये 2H1 ये सॉरी 1H2 ये क्या है, ये ड्यूटेरियम। क्या है बच्चों, ये ड्यूटेरियम, DEUTERIUM ड्यूटेरियम। और ये क्या है बच्चों, ये है पॉजिट्रॉन। और ये क्या है V, ये है न्यूट्रिनो। बच्चों डिटेल्ड वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाएगी। फिलहाल ये शॉर्ट नोट्स है तो मैं भी मजबूर हूँ, आप लोगों को इसी तरीके से ये याद रखनी पड़ेगी। अगेन अगर ड्यूटेरियम दो ये रिएक्शन करे 1H2 प्लस 1H2 देन फिर से हमें मिलेगा 2 हीलियम 3 प्लस 0N1 प्लस 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी। अच्छा आप लोगों को यहाँ पे नोट बताता हूँ इंपोर्टेंट। पहला नोट कि जो स्टार्स होते हैं या फिर सन की बात कर लो तो उसके अंदर भी बच्चों ये फ्यूजन रिएक्शन होती है। कैसे, उसमें दो हाइड्रोजन न्यूक्लियस कंबाइंड होते हैं और हीलियम न्यूक्लियस देते हैं, तो वो सोर्स है एनर्जी का। इतनी सारी हीट का लोग सोचते हैं यार, इतनी हीट इतनी एनर्जी मन में सोचते होंगे कि कहाँ से आते सन के पास, स्टार के पास, तो फ्यूजन की वजह से आती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो फ्यूजन रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन से बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। केमिकल जो रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी उससे तो मिलियंस टाइम एनर्जी देगी ज़्यादा, बट फ्यूजन से लेस होगा। दैट मीन्स मोर पावरफुल कौन होगा, फ्यूजन से लेस होगा। तो पावरफुल कौन होगा, फ्यूजन। बच्चों